हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम आरबीएलएम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेल्थ मैनेजमेंट का मीनिंग समझते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है। तो देखो, वेल्थ मैनेजमेंट जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है वेल्थ और एक है मैनेजमेंट। वेल्थ का मतलब होता है पैसा। तो आपके पास जो भी मनी है, जो भी संपत्ति है, उसको हम वेल्थ कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के आपका जो घर है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपकी जो कार है, आपका जो बैंक बैलेंस है, वो वेल्थ के अंदर आ जाता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मैनेज करना, यानी कि सही तरीके से यूटिलाइज करना। तो वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर हम बेसिकली किसी भी पर्सन की वेल्थ को ही मैनेज करते हैं और इस तरीके से मैनेज करते हैं कि वो समय के साथ बढ़ती ही जाए और उसको रिस्क भी जो है वो कम से कम हो सके। ठीक है। तो वेल्थ को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि वेल्थ को सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। तो जब हम बैंकिंग के अंदर वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक बैंक जो है वो वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी कि वो अपने क्लाइंट्स को एडवाइस प्रोवाइड करता है कि वो कैसे अपने वेल्थ को इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि समय के साथ उनकी जो वेल्थ हो वो ग्रो भी हो, साथ के साथ जो रिस्क हो वो कम से कम हो। ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड की गई होती हैं। इसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग भी आ जाती है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी आ जाती है, टैक्स स्ट्रैटेजीज भी आ जाती है, रिस्क मैनेजमेंट भी आ जाता है और रिटायरमेंट और स्टेट प्लानिंग भी आ जाती है। ठीक है। ये जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस है ये इसीलिए दी जाती है ताकि इंडिविजुअल और बिजनेस जो है वो अपने वेल्थ को मैनेज कर पाए और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म गोल्स को जो है वो अचीव कर पाए। तो वेल्थ मैनेजमेंट क्या है? एक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस है जिसके अंदर एक बैंक अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देता है कि वो किस तरीके से अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट करे ताकि उनकी वेल्थ समय के साथ ग्रो भी हो, साथ के साथ वहां पर रिस्क भी जो है वो कम से कम उनको फेस करना पड़े। ठीक है। अब बात करेंगे की एस्पेक्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या सर्विसेज जो है वो लेते हैं बैंक से और बैंक कौन कौन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को। पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर एक बैंक जो है वो अपने कस्टमर यानी कि क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है। इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने का मतलब है कि वो अपने कस्टमर को हेल्प करता है, एडवाइस देता है कि वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि समय के साथ उनको अच्छा रिटर्न भी मिले, साथ के साथ जो रिस्क हो वो भी यहाँ पर कम से कम उन्हें फेस करना पड़े। इसके अंदर एक बैंक जो है वो अपने कस्टमर को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होता है उनके बारे में बताता है ताकि कस्टमर जो है वो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी बनाता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करने। नॉर्मली देखो, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कभी भी एक पर्टिकुलर एसेट में या फिर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, बल्कि हमें मल्टीपल एसेट्स और मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है ताकि हमारा जो रिस्क है वो यहाँ पर डिवर्सिफाई हो जाए। ठीक है। तो बैंक यहाँ पर अपने कस्टमर को स्ट्रेटजी बताता है कि उन्हें अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करना चाहिए ताकि उनका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके और जो रिटर्न है वो यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो मिल सके। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि बैंक अपने कस्टमर की इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहा है, एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करने में हेल्प कर रहा है जहां पर कस्टमर को मैक्सिमम रिटर्न जो है वो मिल सके। फिर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर बेसिकली एक बैंक अपने कस्टमर के फाइनेंस को मैनेज करता है, यानी कि एक कस्टमर के फाइनेंस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज जो है वो करवाता है ताकि एक कस्टमर को अपने फाइनेंस से मैक्सिमम रिटर्न जो है वो मिल सके। वो बेसिकली कस्टमर को एडवाइस देता है कि वो अपने फाइनेंस को किस तरीके से जो है वो यूटिलाइज जो है वो कर सकते हैं। और ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो यहाँ पर जो कस्टमर की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, उनके जो गोल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो की जाती है। ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इसीलिए की जाती है ताकि एक पर्सन जो है वो अपने फाइनेंस को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, जैसे कि वो अपने इनकम एक्सपेंसेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए ताकि फ्यूचर में जाकर उसे फाइनेंस की कमी जो है वो ना हो। ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होती है? देखो, जब कोई पर्सन काम करता है, कोई भी बिजनेस करता है तो वो इनकम कमाता है और इनकम के ऊपर उसे पे करना पड़ता है टैक्स।
ठीक है। तो टैक्स की प्लानिंग के अंदर हम बेसिकली ये जो टैक्स की अमाउंट है ना, इसी को यहाँ पर रिड्यूस करते हैं लीगल बाउंड्रीज में रहते हुए। अगर हमें टैक्स पेमेंट को कम करना है तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं डिडक्शंस की, एग्जेम्पशंस की। यानी कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम अपनी इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो टैक्स अमाउंट होता है वो कम हो जाता है। इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझाना चाहूंगा। मान के चलिए एक पर्सन है, उसने यहाँ पर 10 लाख रुपए की इनकम कमाई है, जिसके ऊपर उसको 10% का इनकम टैक्स जो है वो पे करना है, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पर इनकम टैक्स की अमाउंट निकाले तो वो सीधा सीधा 1 लाख रुपए जो है वो निकल रही है, ठीक है। पर बैंक ने अपने कस्टमर को बोला कि देखो, ये जो 10 लाख रुपए आपने कमाए हैं ना, इसमें से आप एक काम करिए, जो 2 लाख रुपए है ना वो आप पीएफ में डाल दीजिए। किसमें डाल दीजिए? पीएफ में डाल दीजिए, जिससे आपको 1.5 लाख रुपए का यहाँ पर डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। जब आप 1 लाख में से 10 लाख में से 1.5 लाख निकाल दोगे, जो आपका पैसा कितना बचा? 8,50,000 रुपए। अब आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी है? सिर्फ और सिर्फ 85,000। कितनी? 85,000। तो आपने यहाँ पर 15,000 जो टैक्स है वो यहाँ पर जो है वो सेव कर लिया है। तो टैक्स प्लानिंग के अंदर जो टैक्स लायबिलिटी है उसी को हम यहाँ पर मिनिमाइज करते हैं, पर ये काम हमें लीगल बाउंड्रीज में रहते हुए जो है वो करना होता है। कोई इलीगल काम नहीं करना है, ना ही टैक्स छुपाना है, चोरी नहीं करनी है, लीगल बाउंड्रीज में रहते हुए, ठीक है। गवर्नमेंट आपको ऑप्शंस देती है डिडक्शंस की, ठीक है, और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी आपको देती है जहां पर आपको टैक्स बेनिफिट जो है वो मिलता है। आप कई सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहां पर आपको टैक्स एडवांटेज जो है वो मिल जाती है, यानी कि डिडक्शन जो है वो मिल जाती है। फिर आता है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। देखो, हर पर्सन रिटायर होता है, हर पर्सन की एक एज होती है काम करने की, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल एज हम मान के चलते हैं 60 से लेकर 65 साल तक। देखो, जब पर्सन काम कर रहा होता है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो पैसा कमा रहा है, अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। पर जब वो रिटायर हो जाता है, अगर उसे बाई चांस पेंशन ना मिलती हो, तब उसके पास तो पैसा ही नहीं है, कोई सोर्स ही नहीं है, पर नीड्स उसकी है ही, खाना उसने खाना है, चीजें उसने खरीदनी है। तो हम रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर अपने रिटायरमेंट को सेव करने के लिए कुछ पैसा बचा कर रख लेते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर बेसिकली जो फोकस होता है वो इस पे होता है कि हम सफिशिएंट सेविंग्स जो है वो बिल्ड कर पाए फ्यूचर के लिए, जब हम रिटायर हो जाए और उस सेविंग्स को हम उस समय जो है वो यूज करें, मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल है ड्यूरिंग रिटायरमेंट वो अच्छे तरीके से गुजर पाए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर हम बेसिकली जो फ्यूचर एक्सपेंसेस होते हैं उनका एस्टिमेट लगाते हैं कि फ्यूचर में कितना खर्चा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट रिटायरमेंट अकाउंट ऑप्शंस होते हैं उसको कंसीडर किया जाता है, और जो बेस्ट रिटायरमेंट अकाउंट ऑप्शन होता है उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है, और समय के साथ उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, ताकि जब आप रिटायर हो तो आपके पास अच्छा खासा फंड जो है वो जमा हो जाए और आप उसको यूज जो है वो कर पाओ, ठीक है। जैसे बहुत सारे एन्युटी प्लान जो है वो चलते हैं। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। देखो, जब आप अपनी वेल्थ को ग्रो करते हो तो आपको वेल्थ को इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और जब आप वेल्थ को इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर रिस्क होता है। जैसे अगर आपने पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां पर रिस्क है, ठीक है। अब अगर आप वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिना इन्वेस्टमेंट किए आप अपनी वेल्थ को ग्रो नहीं कर सकते हो, तो रिस्क तो आप छोड़ नहीं सकते हो। तो अब आपके पास क्या रास्ता बचा है कि आप रिस्क को मैनेज करो। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम बेसिकली जितने भी फाइनेंशियल रिस्क होते हैं जो कि यहाँ पर कस्टमर की वेल्थ के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं, वेल्थ को कम कर सकते हैं, उनको प्रॉपर्ली असेस किया जाता है और उसको मिटिगेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल लिए आपने कोई कार खरीदी है, तो वहां पर चांसेस है ना कि कार का एक्सीडेंट हो जाए या फिर कार चोरी हो जाए। तो आपने इस चीज को पहले ही असेस कर लिया रिस्क को, और आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, कार पॉलिसी ले ली, जिससे कि आपने इस रिस्क को मिटिगेट जो है वो कर लिया। तो यही चीज की जाती है। साथ के साथ यहाँ पर इमरजेंसी फंड भी जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, ताकि जब कोई इमरजेंसी आए तो हमारे पास फंड्स अवेलेबल। फिर आता है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब है कि जब एक पर्सन की, जैसे मान लो एक पर्सन यहाँ पर उसने वो बूढ़ा हो गया, उसकी डेथ हो गई, अब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों को जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो स्मूथ तरीके से हो पाए, यानी कि कोई भी दिक्कत ना आए, जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स है वो इजीली जो है नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए की जाती है सक्सेशन प्लानिंग। तो इसके अंदर विल वगैरह जो है वो लिखी होती है, इसलिए आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि विल वगैरह के केस में बैंक भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो सक्सेशन प्लानिंग करने में हेल्प करता है कस्टमर की, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ की कंपोनेंट, की एस्पेक्ट थे वेल्थ मैनेजमेंट के। अब बात करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या रहती है, यानी कि वेल्थ को कैसे यहाँ पे जो है वो मैनेज किया जाता है। तो देखो, पहला जो स्टेप होता है वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस का वो होता है असेसमेंट। देखो, मान के चलो एक XYZ बैंक है, उसके पास एक ए कस्टमर आया है
और वो वेल्थ को मैनेज करवाना चाहता है बैंक से और बैंक से एडवाइस ले रहा है। तो पहला जो XYZ बैंक का काम होगा वो होगा कस्टमर को अच्छे तरीके से असेस करना कि कस्टमर की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसकी रिस्क टॉलरेंस समर्था कितनी है, वो कितना रिस्क ले सकता है, ताकि उसके बिहार पर वो उसे एडवाइस दे सके। जैसे एग्जांपल लिए, अगर ये कस्टमर है उसका रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई है, यानी कि बहुत रिस्क लेने को ये तैयार है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि जल्दी से जल्दी पैसे को ग्रो करे, तो ये यहाँ पर एडवाइस देगा कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। उसके ऑपोजिट अगर इसे रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये डर डर के जीता है, मतलब इसे नहीं लेना, किसी को नहीं पसंद होता यार, अपनी अपनी नेचर है ना, और इसे ये भी नहीं है कि पैसे को जल्दी से ग्रो करना है, इसे कहना है कि थोड़ी मोटी रिटर्न मिलती रहे, तो ये यहाँ पर बोलेगा कि आप एक काम करिए, आप डिवेंचर में इन्वेस्ट कर लीजिए, आप एफडी ही करवा लीजिए। ठीक है। दूसरा स्टेप होता है गोल सेटिंग। देखो, जब हमने एक बार कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन, गोल्स, रिस्क टॉलरेंस को समझ गया है, अब हम गोल को सेट करते हैं कि गोल क्या है। देखो, किसी भी पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। जैसे कि किसी का गोल हो सकता है कि मेरा रिटायरमेंट अच्छे से गुजरे, किसी का हो सकता है कि मुझे अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए फंड इकट्ठा करना है, किसी का जरूरत होती है कि मुझे अपने पैसों को प्रिजर्व करके रखना है, तो गोल को सेट करना है। फिर उसके बाद की जाती है प्लानिंग, यानी कि जो भी गोल बनाया उसे अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है, यानी कि स्ट्रैटेजीज वगैरह जो है वो बनाई जाती है। इसके अंदर हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाएगी, टैक्स को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाएगा, रिटायरमेंट कैसे होगी और रिस्क को कैसे मैनेज किया जाएगा। फिर फाइनली क्या आता है, इंप्लीमेंटेशन। जब एक बार आप प्लानिंग कर लेते हो, प्लानिंग करने से हो जाएगा नहीं, आप उसे इंप्लीमेंट करोगे तभी ना होगा। देखो, आप माइंड में जितना मर्जी सोचते रहो कि मुझे ये करना है, वो करना है, लाइफ में ये गोल अचीव करना है, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, काम करना स्टार्ट नहीं करोगे, तो वो गोल अचीव नहीं होने वाला है। ठीक है। तो यहां पर भी प्लान को इंप्लीमेंट करना जरूरी है, यानी कि जो भी आपने स्ट्रैटेजीज बनाए हैं उनको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो, आप टैक्स को ऑप्टिमाइज करना सॉरी, आप टैक्स को ऑप्टिमाइज करना जो है वो स्टार्ट करते हो, इंश्योरेंस वगैरह लेना भी स्टार्ट कर देते हो, फिर करते हो मॉनिटरिंग। अब जो आपने इंप्लीमेंटेशन की है वो सही है या फिर नहीं, यानी कि आपका जो प्लान है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसको आप यहाँ पर मॉनिटर करते हो, यानी कि आप अपने प्लान की प्रोग्रेस को चेक करते हो कि आपका प्लान कितना प्रोग्रेस हो चुका है, रिव्यू करते हो अपने इन्वेस्टमेंट को, अगर कोई चेंजेस करने की जरूरत है तो वो चेंजेस भी जो है वो करते हो। ओके। अब बात करेंगे व्हाई इज वेल्थ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, वेल्थ मैनेजमेंट इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। देखो, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके पास 1 लाख रुपए और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर देखो उसके पास नॉलेज नहीं है, मान के चले, जैसे नॉर्मली नॉर्मली ज्यादातर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने की नॉलेज नहीं होती, खास करके रूरल एरियाज के अंदर। तो अगर वो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर रिस्क ज्यादा होगा, पर वो अगर बैंक के पास चले गए, बैंक से पूछ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो जो एक्सपर्ट बंदा है ना, उससे थोड़ा सा कंफर्म पूछ लीजिए। ये नहीं कह रहा है कि उसकी बात मान लीजिए, उससे पूछ लीजिए, सलाह मशवरा कर लीजिए, फिर एक्शन लीजिए। ओके। उसके बाद मैक्सिमाइज वेल्थ ग्रोथ। जब जब आप बैंक के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे ना, क्योंकि बैंक के पास एक्सपर्टीज है, जब आप उसकी एक्सपर्टीज का यूज करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है, रिस्क भी कम होगा, तो वेल्थ ग्रो होगी। उसके बाद ये अपने एसेट्स को भी आप प्रोटेक्ट कर पाते हो अनएक्सपेक्टेड रिस्क से, और टैक्स बर्डन भी आपका कम होता है क्योंकि टैक्स प्लानिंग आप प्रॉपर तरीके से कर पाते हो, और रिटायरमेंट के लिए भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर जो है वो कर पाते हो। अब यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं जिसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है डिवर्सिफिकेशन। ये काफी ज्यादा जरूरी है, काफी ज्यादा जरूरी है डिवर्सिफिकेशन। डिवर्सिफिकेशन क्या होता है? डिवर्सिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि हमें अपने सारे अंडे किसी सिंगल बास्केट में नहीं डालने हैं। अब आप कहोगे सर ये अंडों का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, समझाता हूं। मान के चलिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और ये आपके यहां पर अंडे हैं। ठीक है। अब आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि बास्केट ढूंढ रहे हो, तो अगर आपने किसी एक कंपनी में 10 के 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो आपने अपने सारे अंडे एक बास्केट में जो है वो डाल दिया है, और बाई चांस अगर ये कंपनी फेल हो गई, यानी कि ये बास्केट टूट गई, तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे, आपका फाइनेंशियल लॉस होने वाला है और भारी नुकसान होने वाला है। तो इससे बचने का क्या तरीका है कि आपके जो अंडे हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट बास्केट में डालो, ताकि एक बास्केट टूट भी जाए तो आपका सारा पैसा ना डूबे। यानी कि आप 10 लाख रुपए है, 10 डिफरेंट कंपनीज के अंदर 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, यानी कि 10 बास्केट के अंदर एक एक अंडे जो है वो डालो, ताकि एक बास्केट अगर टूट भी जाए तो 9 अंडे की जो बास्केट है वो आपकी सेफ रहे, यानी कि 9 कंपनीज आपकी सेफ रहे। 1 लाख रुपए डूब भी जाए तो 9 लाख रुपए आपका सेफ रहे, और उस 9 लाख रुपए से जो आप रिटर्न कमाओ उससे अपने लॉस को कवर कर पाओ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। फिर आता है एसेट एलोकेशन।
एसेट एलोकेशन का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में अपने पैसे को यानी कि वेल्थ को इन्वेस्ट करना, यानी कि एलोकेट करना, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट। फिर आता है यहाँ पर टैक्स एडवांटेज अकाउंट। टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट होते हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। ट्रस्ट क्या होता है? ये एक लीगल एंटिटी होती है जिसको आप स्टेट प्लानिंग के लिए यूज जो है वो करते हो। ट्रस्ट के अंदर एक ट्रस्टी होता है जो कि अपनी एसेट्स को, आपकी एसेट्स को अपने प्रोटेक्शन में जो है वो सेव करके रखता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं की टेकअवेज। तो देखो, वेल्थ मैनेजमेंट इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है अपनी वेल्थ को ग्रो करने में, प्रोटेक्ट करने में और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने में। इन्वेस्टमेंट, टैक्स, रिटायरमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ये की कंपोनेंट होते हैं वेल्थ मैनेजमेंट के। प्रॉपर प्लानिंग और मॉनिटरिंग के थ्रू आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस को जो है वो अचीव कर सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट अप्रोच, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो वेल्थ मैनेजमेंट की अप्रोचेस क्या? पहला अप्रोच है एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट। तो इस अप्रोच के अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हो अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स, यानी कि आपके पास 10 लाख रुपए है तो आपने 10 लाख रुपए को 10 डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया। किसी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, किसी के डिवेंचर्स में, किसी के बॉन्ड्स में। तो ये जो अप्रोच है वो एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट कहलाती है और इसके हेल्प से आप रिस्क को बैलेंस कर पाते हो और अच्छा खासा रिटर्न भी कमा पाते हो। फिर टेक्टिकल मैनेजमेंट। देखो, टेक्टिकल मैनेजमेंट के अंदर आप जो करंट मार्केट कंडीशंस है, इकोनॉमिक ट्रेंड है, उसके हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को यूज करते हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हो। ठीक है, मार्केट कंडीशन अच्छी है तो इन्वेस्टमेंट कर दो, मार्केट कंडीशन खराब होने वाली है तो फटाफट से सेल करके निकल जाओ ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज ना हो। तो इस अप्रोच के अंदर हम बेसिकली शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को जो है वो सीज करते हैं, यानी कि उसको एक्वायर करते हो, अपने रिस्क को मिटिगेट करते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर डिवर्सिफाइड मैनेजमेंट। डिवर्सिफाइड मैनेजमेंट के अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट्स और इंडस्ट्रीज में स्प्रेड करते हो, यानी कि आप अपने पैसे को एक सिंगल बास्केट में नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, जिससे कि आप अपने रिस्क को रिड्यूस कर पाते हो और अपने आप को बचा पाते हो। अब यहां पर बात करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अब यहां पर कौन कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज होती है वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर? सबसे पहला आता है आपका यहां पर बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक फिक्स इनकम सिक्योरिटीज है जिसको गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो इश्यू करती है डेट को रेज करने के लिए, यानी कि इन्वेस्टर से लोन लेने के लिए। जैसे कि मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसको पैसों की जरूरत है तो वो मार्केट के अंदर बॉन्ड को इशू करके फंड रेजिंग कर सकते हैं। मान के चलिए एक्सवाइजेड कंपनी ने एक बॉन्ड यहां पर मार्केट में इशू किया और इस बॉन्ड का जो प्राइस था वो 100 रुपए था। ठीक है, और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड था वो 5 ईयर्स था और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो 10% का था। ठीक है, तो एक ए पर्सन ने इस बॉन्ड को यहां पर खरीद लिया। जैसे ही ए पर्सन इस बॉन्ड को खरीदेगा तो ए पर्सन को 100 रुपए जो है वो एक्सवाइजेड कंपनी को देने पड़ेंगे इस बॉन्ड के बदले में। तो ए पर्सन ने 100 रुपए जो है वो एक्सवाइजेड कंपनी को यहां पर दे दिया। अब ये जो 100 रुपए है वो एक्सवाइजेड कंपनी के लिए एक तरीके का डेट है। उसने यहां पर ए पर्सन से एक तरीके से 100 रुपए का डेट जो है वो ले लिया है। ठीक है, जिसके ऊपर उसे हर साल यहां पर, चाहे वो सेमी एनुअली क्यों ना हो, 10% का इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा ए को, क्योंकि ये फ्री में थोड़ी इसको लोन देगा। आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो क्या वो फ्री में लोन दे देता? नहीं ना। तो यहां पर 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और ये जो लोन लिया गया है वो 5 सालों के लिए। जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे तो कंपनी अपना बॉन्ड जो है वो इससे वापस ले लेगी और इसका जो 100 रुपए था वो इसको वापस जो है वो कर देगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका इन्वेस्टर होता है वो यहां पर मनी लैंड करता है ईश्वर को इन एक्सचेंज ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट। जैसे ये आपका लेंडर है, इन्वेस्टर है, तो वो ईश्वर यानी कि एक्सवाइजेड कंपनी को 100 रुपए लैंड कर रहा है, बदले में उसे इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो मिल रहा है और मैच्योरिटी के बाद उसे प्रिंसिपल भी रीपेमेंट हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करें, पहला बॉन्ड है आपका कन्वर्टिबल बॉन्ड। देखो, जो बॉन्ड होता है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। बॉन्ड होता है जो, वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, अब कुछ बॉन्ड खास बॉन्ड होते हैं, यानी कि इस बॉन्ड में एक फीचर होता है कि आप इसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सवाइजेड कंपनी है, उसने 100 रुपए का बॉन्ड इशू किया था, ए पर्सन ने उसको बाय कर लिया। एक्सवाइजेड कंपनी ने को बोला था कि आप चाहो तो 5 साल बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा ना तो इन बॉन्ड्स को आप इक्विटी शेयर्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो आपके बॉन्ड्स हैं ये कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है वो कहलाएंगे और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ऑफर करते हैं डेट और इक्विटी दोनों के बीच में। गवर्नमेंट बॉन्ड नाम से क्लियर हो गया, इसको गवर्नमेंट इशू करती है। तो अगर कोई बॉन्ड सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट इशू कर रही है फंड रेजिंग करने के लिए ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को
फाइनेंस कर पाए तो वो आपका गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। और ये काफी ज्यादा सेफ जो है माना जाता है। म्यूनिसिपल बॉन्ड को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इश्यू करती है ताकि वो सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को जो है वो फाइनेंस कर सके। और ये बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। फिर आता है यहाँ पर जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब आप सोचोगे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं भाई। तो देखो ये बहुत ही डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर ये 100 रुपए का है तो ये आपको 80 में मिल जाएगा, 20 रुपए का डिस्काउंट। और जब ये रिडीम किया जाएगा ना, यानी कि जब कंपनी आपके पैसे वापस करेगी तो पूरे 100 रुपए वापस करेगी, क्योंकि बॉन्ड को फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। ठीक है, तो फेस वैल्यू 100 है तो आपको 100 रुपए मिलेगा, तो 20 रुपए, ये जो 20 रुपए है ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इसीलिए लोग जीरो कूपन बॉन्ड को खरीदते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो कन्वर्टिबल बॉन्ड का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। कन्वर्टिबल बॉन्ड भी आगे कई टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है रेगुलर कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। रेगुलर कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होता है, तो देखो रेगुलर कन्वर्टिबल बॉन्ड के अंदर जो आपका यहाँ पर इन्वेस्टर होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है, पर ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। जैसे एक्सवाइजेड कंपनी ने बॉन्ड इशू किया ए पर्सन को और उसे बोला कि आप चाहो तो 5 साल के बाद आप इसे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, पर अगर आपका मन नहीं माना तो आप जा सकते हो। तो ये आपका रेगुलर कन्वर्टिबल बॉन्ड होगा। मैंडेटरी कन्वर्टिबल बॉन्ड इसका उल्टा होता है, यहां पर मैंडेटरी होता है, यानी कि 5 साल के बाद ए को अपने बॉन्ड्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद रिवर्स कन्वर्टिबल बॉन्ड। रिवर्स कन्वर्टिबल बॉन्ड के अंदर जो इशुइंग कंपनी होती है ना उसके पास राइट होता है, यानी कि एक्सवाइजेड कंपनी के पास राइट है कि वो चाहे तो इस बॉन्ड को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट जो है वो कर सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट कई तरह के बॉन्ड इशू करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है फिक्स रेट बॉन्ड। देखो फिक्स रेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो एंटायर ड्यूरेशन के लिए फिक्स रहता है, मतलब कि चेंज नहीं होता है। जैसे एक यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट है, उसने एक बॉन्ड इशू किया है 5 सालों के लिए, ठीक है, और 10% का इंटरेस्ट पे करिए, तो 5 सालों तक ये जो इंटरेस्ट होगा वो 10% ही रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो इशू इन्वेस्टर्स को 10% का इंटरेस्ट पे करेगी। तो फिक्स रेट बॉन्ड होता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो चेंज होता रहता है, यानी कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आती है उसकी वजह से वो चेंज होता रहता है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली एक बेंचमार्क रेट जैसे कि लाइबोर माइबोर के साथ लिंक्ड होता है, और जब इन बेंचमार्क रेट में चेंज आता है तो इसके रेट में भी चेंज होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया 5 सालों के लिए, ठीक है, और जो माइबोर है उसके साथ ये इंटरेस्ट रेट लिंक्ड है, माइबोर प्लस 2% का गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करिए। अगर माइबोर 7% है, 2% ऐड कीजिए, ये आपका 9% हो गया, ठीक है। अगर माइबोर 10% है, 2% ऐड कीजिए, ये आपका 12% हो गया। अगर माइबोर 5% 2% ऐड कीजिए तो ये आपका 7% जो है वो हो गया। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में ऐसे करके पूछ सकते हो, फटाफट से मुझे यहाँ पर बता दीजिए। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर बॉन्ड है वो है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अब ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है, देखो ये बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है इन्वेस्टर्स को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए। देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, समय के साथ जब गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइसेस होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं तो उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि देखो अगर आपने 10,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो आपको हर साल कितना 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन 12% का है तो आपका 1,200 रुपये जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि 1,000 आपका पैसा ग्रो हो रहा है, 1,200 आपका पैसा डिक्लाइन कर रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, तो आपको यहाँ पर तो 200 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को जो है वो इशू किया है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड काम कैसे करता है, तो देखो इंटरेस्ट पे करने से पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसे इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। जैसे अगर मान के चलिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, इन्फ्लेशन अगर 12% का है तो इसमें पहले 1,200 रुपये ऐड कर दिया जाएगा। कितना बन जाएगा, ये आपका 11,200 रुपये बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा तो ये आपको कितना मिल जाएगा इंटरेस्ट, यहां पर 11 और 1,120 रुपये जो है यहां पर इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपका थोड़ा सा जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट होगा वो यहां पर खत्म हो जाएगा और आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू भी जो है वो यहां पर इंक्रीज जो है वो हो जाएगी। क्लियर है आपको ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड? एक बार मुझे बता दीजिए, और कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। ओके, क्लियर है आपको यहाँ पर? एक बार मुझे बता दीजिए।
नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? तो देखो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन जो है वो माना जाता है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो समय के साथ बढ़ने ही वाले हैं। आप ही सोच के देखिएगा, पहले जो सोना 10,000 में आता था, अब वो 1 लाख रुपए में यहाँ पे जो है वो मिल रहा है। ठीक है, और समय के साथ ये और ज्यादा जो है वो महंगा होने वाला है। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सोने में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब लोग ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो उससे गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आता है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो इशू किया है। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हो ना, तो आप एक तरीके से गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, वो गोल्ड में ही जो है वो डिनोमिनेट किया जाता है। जैसे आप 10 ग्राम का गोल्ड खरीदते हो, तो आप 10 ग्राम की इक्वल का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो खरीद सकते हो। जैसे मान के चलिए, अगर 10 ग्राम जो गोल्ड है वो 10,000 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपए में एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 10 ग्राम गोल्ड। ठीक है, उसके बाद जब आप इसे परचेज कर लोगे ना, समय के साथ जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, जैसे कि मान के चलिए 10 ग्राम गोल्ड का जो प्राइस है वो 10,000 से बढ़कर 20,000 हो गया है, तो इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस भी जो है वो 20,000 रुपए होगा। यानी कि जब आप इसे सोल्ड करोगे ना, या गवर्नमेंट आपका पैसा रिपे करेगी, तो आपको 20,000 रुपए जो है वो रिपे करोगे। तो आप देख सकते हो कि आपने चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया, फिजिकल गोल्ड में, पर आपने अगर इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो एक तरीके से आपने गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस में जब चेंज आएंगे तो इस बॉन्ड के प्राइस भी उसके हिसाब से ही जो है वो चेंज होंगे। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपको गोल्ड मिलेगा, नहीं, इन्वेस्टमेंट भी आप रुपीज में करोगे, पैसा भी आपको रुपीज में मिलेगा। फिर जीरो कूपन बॉन्ड, इसका मतलब तो मैंने आपको समझा दिया है। अब यहां पर आता है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी कई टाइप की होती है। पहली जो टाइप है वो है जर्नल ऑब्लिगेशन बॉन्ड। जर्नल ऑब्लिगेशन बॉन्ड क्या होता है? देखो, ये जो जर्नल ऑब्लिगेशन बॉन्ड है, ये बेसिकली यहाँ पर जो म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो जर्नल म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको फाइनेंस करने के लिए इशू किए जाते हैं। मतलब कि कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर फंड रेजिंग नहीं की जा रही है, बल्कि जो जर्नल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, उनको फाइनेंस करने के लिए बॉन्ड जो है वो इशू किए जा रहे हैं, और इसके पैसे से किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस जो है वो किया जा सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। और इसकी जो रिपेमेंट होती है वो नॉर्मली म्यूनिसिपल की जो जर्नल रेवेन्यूज होते हैं उसके थ्रू ही किया जाता है। फिर आपका एक ना रेवेन्यू बॉन्ड होता है, एक रेवेन्यू बॉन्ड होता है। देखो, ये जो रेवेन्यू बॉन्ड होता है ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही इशू करती है, पर ये किसी तरह की स्पेसिफिक रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस रेंज करने के लिए इसे इशू करती है। जैसे मान के चलिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो एक नया एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश करना चाहती है, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए वो लोन लेना चाहती है, तो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो रेवेन्यू बॉन्ड जो है वो इशू कर सकती है। और इस बॉन्ड की जो रिपेमेंट होगी ना, वो इस प्रोजेक्ट से जो रेवेन्यू होगा उसी से जो है वो किया जाएगा। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेवेन्यू बॉन्ड है वो किसी स्पेसिफिक रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए इशू जो है वो किया जाता है, और इसकी जो रिपेमेंट होती है वो इस प्रोजेक्ट से जो इनकम आती है उसी से जो है वो की जाती है। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट अप्रोचेस है, जैसे कि एसेट एलोकेशन, टैक्टिकल और डिवर्सिफाइड मैनेजमेंट, जिसका यूज करके आप वेल्थ को मैनेज कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर बॉन्ड एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। और बॉन्ड्स कई तरह के होते हैं, कन्वर्टेबल, गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल और जीरो कूपन बॉन्ड। इन्वेस्टर्स जो है वो अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंस करके, और ये काम वो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और अल्टरनेटिव एसेट। इनको डिस्कस करने से पहले, अगर आप सिस्टमेटिक वे में आरबीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। और ये वीडियोस की ड्यूरेशन जो है वो काफी कम होती है। वीडियोस जो है वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं, जिससे आप आसानी से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाते हो। इन वीडियोस के अलावा हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनसे आप प्रैक्टिस कर पाते हो, आपको आइडिया होता है कि किस तरह की क्वेश्चन पूछता है आईआईबीआर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देते हैं, और रिवीजन के लिए हम आपको ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज इजीली एक्सेसिबल है। आपको हमारे ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा
हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? देखो, हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, पर ज्यादातर लोगों को अपने फ्यूचर की टेंशन जो है वो रहती है। पर मेरा सजेशन है कि आप जितना प्रेजेंट में रहोगे ना उतना ही खुश रहोगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई प्लानिंग ही ना करो। देखो, फ्यूचर में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं ना जिनके होने की वजह से हमें फाइनेंशियल लॉस होता है। अब इन फ्यूचर इवेंट्स को हम रोक तो नहीं सकते हैं, पर इनसे जो हमें फाइनेंशियल लॉस होने वाला है ना उसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन है ए, उसने एक कार खरीदी है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि इस कार जो है वो चोरी हो जाए। जैसे मान के चले 5 लाख की कार है, तो अगर कार चोरी होगी तो इसको 5 लाख का नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब ये ना इस इवेंट को होने से रोक तो नहीं सकता है, पर इससे जो लॉस है होने वाला है उसको उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। कैसे? इंश्योरेंस की हेल्प से। कैसे? इंश्योरेंस की हेल्प से। तो इंश्योरेंस बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में। दो पार्टीज का नाम क्या है? एक होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड, ठीक है। तो जो इंश्योरर होता है वो पार्टी होती है जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा होता है, यानी कि सेल कर रहा होता है। नॉर्मली ये इंश्योरेंस कंपनी होती है। इंश्योर्ड पर्सन वो होता है जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा होता है। जैसे एग्जांपल के जो ए पर्सन है उसने यहां पर कार खरीदी है तो वो इंश्योर्ड है, और XYZ कंपनी से उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो ये इंश्योरेंस कंपनी है, यानी कि इंश्योरर है, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड पर्सन को प्रॉमिस करता है कि अगर आपको फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से लॉस होता है ना तो उस लॉस को हम जो है वो कंपनसेट कर देंगे, बदले में आपको हमें एक प्रीमियम जो है वो पे करना होगा, ठीक है। जैसे XYZ ने इसको बोला कि अगर आपकी कार चोरी होती है ना तो हम आपको 5 लाख की पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और अगर आपकी कार का एक्सीडेंट होता है तो जितना भी लॉस हुआ होगा आपका रिपेयर का खर्चा होगा वो हम दे देंगे, ठीक है। बदले में मेरे को आपने सिर्फ 1 महीने में 10,000 रुपये जो है वो पे करना है, बस, और कुछ नहीं। तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसी को हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहते हैं। तो अगर मीनिंग देखो तो इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन के बीच में, जहां पर इंश्योरर जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो इंश्योर्ड पर्सन को किसी भी फाइनेंशियल लॉस के लिए कंपनसेट करेगा और बदले में एक प्रीमियम जो है वो चार्ज करेगा। अगर हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात करें तो वो देखो ब्रॉडली आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हम अपनी या फिर किसी दूसरे पर्सन की लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे कि मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा सकता हूं, या फिर मैं अपनी वाइफ के लाइफ का इंश्योरेंस जो है वो करवा सकता हूं, अपने फादर के लाइफ का इंश्योरेंस जो है वो करवा सकता हूं, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि हम हेल्थ का इंश्योरेंस करवाते हैं कि बाई चांस कोई बीमार पड़ जाए, भगवान ना करे कोई बीमार पड़े, पर पड़ जाए तो कम से कम हॉस्पिटल का जो खर्चा है उसकी टेंशन ना लेनी पड़े। क्योंकि इस इंश्योरेंस के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस कर दिया है कि आपके हॉस्पिटल का जो भी खर्चा होगा ना वो हम बियर करेंगे, यानी कि दवाई का खर्चा होगा, हॉस्पिटल में रहने का खर्चा होगा वो हम पे कर देंगे, बदले में आपको हमें एक प्रीमियम जो है वो पे करना है, बस, और कुछ नहीं। ऑटो इंश्योरेंस के अंदर आप अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते हो कि आपका व्हीकल चोरी ना हो जाए, उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। होम इंश्योरेंस के अंदर हम अपने घर का इंश्योरेंस करवाते हैं कि हमारे घर को कोई नुकसान ना हो जाए। जैसे कई बार क्या होता है कि घर को आग लग जाती है, ठीक है, ऐसा हो ना, पर भरोसा थोड़ी है फ्यूचर का, ठीक है। मतलब कि ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, तो उससे अगर जो भी लॉस हो, अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाए, तो उससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि पैसा जो है हम इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड जो लॉस है ट्रैवल के दौरान उससे हम बच सकते हैं, यानी कि सामान चोरी होना वगैरह उससे हम बच सकते हैं। उस जो भी लॉस होगा इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनसेट कर देगा। तो आपने मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कौन कौन सी इंश्योरेंस जो है वो करवाई हुई है। देखो, पहली चीज मैं आपको बताऊं, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये मस्ट है, ये आपको करवाना ही चाहिए किसी भी सूरत में, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने करवाया कि नहीं एक बार मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद आता है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? इसमें ना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपने कई बार यहाँ पे सुना होगा कि म्यूचुअल फंड किया कि नहीं। म्यूचुअल फंड है क्या, थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ। देखो, इन्वेस्टमेंट तो आप लोग करते होगे, ये मुझे भरोसा है, ठीक है, पर म्यूचुअल फंड है क्या और ये कैसे काम करता है? देखो, म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इसका क्या काम होता है? देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है ना, वो यहाँ पर मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करता है, ठीक है। फिर उस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए यहाँ पर 100 इन्वेस्टर्स है जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर इनके पास ना तो टाइम है ना ही नॉलेज है इन्वेस्टमेंट करने की, ठीक है। तो यहाँ पर एक एबीसी एंटिटी है, उसने देखा कि देखो ये इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं पर इसके पास नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। तो एबीसी एंटिटी ने क्या किया, यहाँ पर कुछ फंड मैनेजर जो है वो अपॉइंट किए, प्रोफेशनल, जिनको इन्वेस्टमेंट की पूरी नॉलेज हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। और अपॉइंट करने के बाद इस एंटिटी ने क्या किया, इन 100 इन्वेस्टर्स से फंड्स को इकट्ठा किया, मान के चलिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। फिर इस 1 करोड़ को ना इन फंड मैनेजर्स ने, जो इनके लिए काम करते हैं, उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये जो एंटिटी है, ये म्यूचुअल फंड एंटिटी कहलाएगी, ठीक है। और इसी को हम म्यूचुअल फंड जो है वो कहते हैं। जब अब आप बेसिकली करते क्या हो म्यूचुअल फंड में, तो देखो ये जो एबीसी एंटिटी है, जब ये इन्वेस्टर से फंड्स इकट्ठा करती है ना, तो ये म्यूचुअल फंड की यूनिट्स इशू करती है। आप इन यूनिट्स को बाय करते हो, जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर पाते हो। इसीलिए म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हो आप, तो आप यूनिट होल्डर जो है वो कहलाते हो, ओके। तो ये एक यहाँ पर पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जो कि यहाँ पर मल्टीपल इन्वेस्टर से मनी को इकट्ठा करता है, उसको मैनेज करता है, और उसको जो है मार्केट के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट जो है वो करता है, ओके। यानी कि आप डायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड से उनकी यूनिट्स को खरीदते हो, फिर वो उस पैसे को आपकी नीड के अकॉर्डिंग, रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं, ओके। अब यहां पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है डेट म्यूचुअल फंड। देखो डेट म्यूचुअल फंड ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो कि आपके पैसे को सिर्फ और सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करता है, जैसे कि डिबेंचर्स, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, इनमें इन्वेस्ट करता है। फिर आता है आपके यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो प्राइमरली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। यानी कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आपका सारा का सारा जो पैसा है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स में जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। अब देखो अगर किसी को रिस्क लेना पसंद नहीं है, तो वो कहां इन्वेस्ट करेगा, डेट म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यहां पर रिस्क कम होता है, एक स्टेबल रिटर्न जो है वो मिलती है इंटरेस्ट की फॉर्म में। जिसको रिस्क लेना पसंद है और जिसको अपनी वेल्थ को टाइम के साथ ग्रो करना है, तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देगा, ठीक है। एक होता है बैलेंस म्यूचुअल फंड। बैलेंस म्यूचुअल फंड उनके लिए है जो कि थोड़ा रिस्क और थोड़ा अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं, तो वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि ये जो बैलेंस म्यूचुअल फंड है ना, वो पैसे को पार्शली डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है और पार्शली इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, जहां पर थोड़ा रिस्क भी होता है और रिटर्न भी होता है। फिर आता है सेक्टरल फंड। सेक्टरल फंड जो है किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आईटी, फार्मा, बैंकिंग या फिर एफएमसीजी। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये बेसिकली आपको टैक्स बेनिफिट्स ऑफर करता है सेक्शन 80C के अंदर। अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाती है। फिर आता है ओपन एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। इनको आप कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल जो है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है क्लोज एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड को ना आप करंट अकाउंट के जैसा मान सकते हो। क्लोज एंडेड फंड, इनका एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, ठीक है। यानी कि आपने एक बार बाय कर लिया है तो उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। जैसे अगर 5 साल का मेच्योरिटी पीरियड है, तो 5 साल के लिए आपको इसे होल्ड करके जो है वो रखना पड़ेगा। ये आपका क्लोज एंडेड फंड जो है कहलाएगा। इसको आप एक एफडी के जैसे जो है मान सकते हो। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो म्यूचुअल फंड की खासियत क्या है कि आप ना उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, आप 500, 1000, 1500, 2000 रुपए से इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर एक इन्वेस्टर जो होता है वो स्मॉल अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप मंथली बेसिस पे अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो आप SIP का यूज कर रहे हो। यानी कि आप SIP के अंदर रेगुलर इंटरवल पे एक स्मॉल अमाउंट जो है वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि वो समय के साथ ग्रो हो जाए। फिर आता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉवल फंड प्लान के अंदर क्या होता है, तो आप अपने फंड्स को जो है वो विड्रॉ करते हो सिस्टमैटिकली। यानी कि पहले आपने जो फंड इकट्ठा किया है उसको आप समय के साथ जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती है वैसे आप फंड्स को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हो। फिर आता है आपका यहाँ पर अल्टरनेटिव एसेट्स। अल्टरनेटिव एसेट्स क्या होते हैं, देखो ये नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होती है। जैसे अगर हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें, तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, कैश में इन्वेस्ट कर सकते हो। पर कुछ यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी है। जैसे आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑयल में इन्वेस्ट कर सकते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। रियल एस्टेट फंड्स, ठीक है, इसके अंदर आप लोग जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स है या फिर जो प्रॉपर्टी बैक्ड सिक्योरिटीज है
जैसे कि एसेट बैक सिक्योरिटीज होती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ना म्यूचुअल फंड के जैसा ही होता है। ये ना मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करता है, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में जो है वो इन्वेस्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप मान के चलिए कि 100 इन्वेस्टर थे, उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना था, तो ये रियल एस्टेट रीड क्या करेगी, यहाँ पर इन 100 इन्वेस्टर्स फंड्स को इकट्ठा करेगी, फिर उस फंड्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज जैसे कि हॉस्पिटल्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, उनमें जो है वो इन्वेस्ट कर देगी। ठीक है, तो ये आपके अल्टरनेटिव एसेट टाइप है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइवेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट की। प्राइवेट बैंकिंग क्या, देखो प्राइवेट बैंकिंग के अंदर एक बैंक जो है वो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। देखो हम जब नॉर्मल बैंकिंग की बात करते हैं, नॉर्मल बैंकिंग के अंदर एक बैंक जो है वो नॉर्मल कस्टमर्स को अपनी बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। पर प्राइवेट बैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो बैंक जो है वो प्राइवेटली हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को बैंकिंग सर्विसेज जो है वो ऑफर करता है, वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज जो है वो ऑफर करता है। ठीक है, तो प्राइवेट बैंकिंग के अंदर एक बैंक कस्टमाइज्ड यानी कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की नीड्स के अकॉर्डिंग बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्स मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो अमीर होते हैं। जैसे होते हैं ना कई रईस ज्यादा होते हैं, मतलब कि रॉयल फैमिली में पैदा हुए होते हैं, तो वो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो है वो होते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट बैंकिंग का मीनिंग आप समझ चुके हो। अब फीचर क्या है प्राइवेट बैंकिंग है, सबसे पहले एक्सक्लूसिव सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, यानी कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के जो भी नीड्स होती है ना, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग उनको फाइनेंशियल सोल्यूशन जो है वो दिए जाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट गाइडेंस दी जाती है कि कैसे वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें डिफरेंट डिफरेंट हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की जो इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो दिए जाते हैं, जहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर होता है जो कि सिर्फ वो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल के लिए काम कर रहा होता है और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद आता है टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, तो वो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल की जो भी पैसा है उसके पास, जो भी इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है उसके हिसाब से टैक्स को ऑप्टिमाइज करता है, यानी कि टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश जो है वो करता है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी भी जो है वो मेंटेन करके रखी जाती है। उसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। तो वेल्थ मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट है, तो यहाँ पर आप वेल्थ मैनेजमेंट का मीनिंग जो है वो अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करेंगे। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है होलिस्टिक अप्रोच, मतलब कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो की जाती है वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर, जिसकी हेल्प से हम अपनी इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, रिटायरमेंट, स्टेट प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उसको हम प्रॉपर्ली जो है वो मैनेज कर पाते हैं, पर्सनल स्ट्रैटेजी जो है वो बना पाते हैं। जैसे एक अगर हम बैंक की बात करें तो वो इंडिविजुअल्स गोल, रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो है वो प्लान्स बनाता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है और ये स्ट्रैटेजीज ऑफर करता है कस्टमर को, ताकि वो इन स्ट्रैटेजीज का यूज करके अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सके, ताकि उनकी वेल्थ समय के साथ ग्रो हो। फिर आता है एक्सपर्ट गाइडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं वो यहाँ पर मार्केटिंग इनसाइट्स और इकोनॉमिक ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू एक्सपर्ट गाइडेंस जो वो प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, ताकि जो कस्टमर है वो उन एक्सपर्ट गाइडेंस का यूज करके इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो कर सके। फिर आता है आपका यहाँ पर डिवर्सिफिकेशन। क्या आता है यहाँ पर डिवर्सिफिकेशन, तो आप ना अपनी इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड कर पाते हो वेरियस एसेट क्लासेस में, वेरियस इंडस्ट्रीज में, वेरियस सेक्टर्स में, जिससे कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो स्प्रेड हो जाता है और आपकी जो रिटर्न होती है वो यहाँ पर मैक्सिमाइज जो है वो हो जाती है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर गोल अचीवमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्ली जो है गोल को अचीव कर पाते हो। जैसे कि यहाँ पर आपका जो गोल हो सकता है वो अर्ली रिटायरमेंट का हो सकता है, हायर एजुकेशन फंडिंग का हो सकता है, लेगेसी बिल्डिंग का हो सकता है। तो इन गोल्स को आप वेल्थ मैनेजमेंट की हेल्प से जो है वो फुलफिल जो है वो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट। तो आप यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट की हेल्प से अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकते हो, जैसे कि आप इंश्योरेंस का यूज कर सकते हो, डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है, रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाती है। टैक्स एफिशिएंसी, यानी कि आप यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो ऑप्टिमाइज जो है वो कर पाते हो, जिससे कि आप मिनिमम टैक्स लायबिलिटी टैक्स जो है वो पे करते हो।
यानी कि आप अपने टैक्स को ऑप्टिमाइज कर पाते हो, यानी कि लीगल बाउंड्रीज में रहते हुए आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर पाते हो और मैक्सिमम सेविंग्स जो है वो कर पाते हो, और आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। देखो दिमाग को शांति मिलती है। देखो जब जब आपने अपना पैसा सेफ तरीके से इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर इन्वेस्ट कर दिया, तो थोड़ा सा आप शांत रहते हो। शांत रहने का मतलब है कि आप चिंता करना छोड़ देते हो, क्योंकि आपको आप जितना कर सकते थे उतना आपने कर लिया है, बाकी भगवान की मर्जी, ठीक है। पर आपने अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से किया है, तो कोई पीस ऑफ माइंड नहीं होता है। पर अगर आप बिना सोचे समझे ऐसी इन्वेस्टमेंट कर देते हो, बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो वहां पर थोड़ा ना दिमाग में चलता रहता है कि यार कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं लॉस ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको यहाँ पे जो है वो मिलती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस का मतलब है कि आप अपने लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी वेल्थ को जो है वो ग्रो करके ग्रो जो है वो कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट चैप्टर है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो अगर हम यहाँ पर पूरे के पूरे चैप्टर को कंक्लूड करें तो वेल्थ मैनेजमेंट क्या है? वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर एक बैंक अपने कस्टमर को एडवाइजरी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है वेल्थ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए, ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर एक बैंक अपने कस्टमर की वेल्थ को इस तरीके से मैनेज करता है कि समय के साथ कस्टमर की जो वेल्थ है वो ग्रो हो, कस्टमर को अच्छे से अच्छा जो है रिटर्न वगैरह मिल सके। इसके कई सारे की एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग, जिनके बारे में हमने डिटेल में जो है वो पढ़ लिया था। तो ओवरऑल जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ रिलेटेड होती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करने में जो है वो आपकी हेल्प जो है वो करती है। आप अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाते हो, अपने रिस्क को मैनेज कर पाते हो, ठीक है, और मैक्सिमम रिटर्न जो है वो कमा पाते हो, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी यहाँ पर डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर आरबीएलएम की लाइव सेशन जो है वो चल रहे हैं, लाइव सेशन जो है वो चल रहे हैं, जहां पर हम लोग आरबीएलएम के फुल सिलेबस को कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में जो है वो कवर कर रहे हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में आरबीएलएम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको इन लाइव सेशंस को जो है वो अटेंड करना है रेगुलरली बेसिस पे। हमारी लाइव सेशन की जो टाइमिंग होती है वो 7 PM है। 7 बजे आप हमारी क्लास को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। संडे को जो हमारी क्लास होती है वो 12 PM को जो है वो रहती है, ठीक है। इसके अलावा हमारी एएफएम का पूरा सिलेबस जो है हमने कवर कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको भी जाकर गो थ्रू कर लीजिएगा। और आरबीएलएम का मॉड्यूल ए बी सी इन तीनों को हमने कवर कर लिया है, तो इसकी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर इन सारी वीडियोस को एक बार गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा, ताकि आप मॉड्यूल A, B और C को भी कवर कर पाओ। ये हमारा मॉड्यूल जो है वो D जो है वो चल रहा है, ठीक है। और अगर आप और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो आरबीएलएम की, ठीक है, तो आप हमारे कोर्सेज को तो जरूर एनरोल कर लेना। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी है। सारा का सारा सिलेबस आपको कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है, और आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाते हैं, और ये सिर्फ आपको हमारे कोर्सेज में ही मिलेंगे। तो कोर्सेज को अगर एनरोल करना चाहते हो तो वैसे तो मैंने आपको ऐप के नाम बता दिए थे, कैसे एनरोल करना मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, आपको वहां पर हमारी ऐप लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स मिल जाएगी। और अगर आप एक एप्पल यूजर हो तो आपको यहाँ पर ऐप स्टोर पे जाना है, और वहां पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन IBF मिल जाएगी, और इसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अभी हमारे कोर्सेज पे भारी डिस्काउंट भी चल रहा है 82% का, तो आप उसके थ्रू आप हमारे कोर्स में एनरोल जो है वो कर लीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी करिएगा, क्योंकि ये कोर्सेज जो है ये जो डिस्काउंट है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। और ऐसी और लाइव क्लासेस को अटेंड करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस की जो लिंक नोटिफिकेशन है वो जल्दी से मिल जाए। और आज का सेशन आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में जरूर यहाँ पे जो है वो बताइएगा, ठीक है। और रेटिंग भी जरूर यहाँ पर दीजिएगा, 10 में से कितने नंबर आप देना चाहोगे, ठीक है। इससे हमारा जो मोटिवेशन होता है वो यहाँ पर इंक्रीज जो है वो होता है। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।